3 नवंबर की सुबह लगभग 4:30 बजे करीब मेरे पास एक आदेश आया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपके ऊपर लगा दिया गया, आप 12 महीने के लिए बाउंड रहेंगे जेल में। तो ठीक है, सरकार की मर्जी है, सरकार लगा दे। उस दिन पहली बार राजनीतिक सत्ता, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों के हल खोल सकती, आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती। फिर कभी कोर्ट, कभी तारीख, बीमार हुआ तो इलाज बंद, जज साहब से कोर्ट में कहा तो तारीखें बंद। फिर 2 अप्रैल का हादसा हुआ, मैं 8 दिन, 2 अप्रैल का आंदोलन, उसके बाद तमाम तरह से मुकदमे, गिरफ्तारी। और मुझे लगा कि इस देश में संवैधानिक दृष्टिकोण से मैं अपने आंदोलन को आगे बढ़ाता हूं, तो मैंने जेल में भूख हड़ताल कर दी 6 अप्रैल से। 14 अप्रैल तक 8 दिन लगातार भूख हड़ताल चली, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन आया जो आज है 13 सितंबर, और मुझे पता लगा कि सरकार ने मेरा एक मुकदमा जो रासुका का था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, उसको हटा दिया है, बाकी सभी मुकदमे झुके तू हैं। तो आज इस समय लगभग वो सूचना मेरे पास आ गई। फिर उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रात को 2:30 बजे किसी व्यक्ति को छोड़ा गया। उनका इरादा सुबह छोड़ने का था, लेकिन जिस तरह के भीड़, जिस तरह के समर्थक, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का भाईचारा बाहर बना, तो सरकार की नींद हराम होगी। सरकार ने सोचा कि रात को ही छोड़ दो। और जब मैं घर लौट रहा था कुछ साथियों को चोट भी लगी। और ये वो दिन है कि जब ये तय किया गया लाइफ में आदमी के पास चुनने का मौका होता है, तो हमने तय किया कि अब जीवन के अंतिम क्षण तक सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के माननीय काशीराम साहब के आंदोलन और बाबा साहब के संविधान को लागू कराने के आंदोलन को चलाना। इस बीच में जब मैं जेल में रहा तो हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जेल में रहे। हमारे साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सहारनपुर के लोग, मुजफ्फरनगर के लोग, हमारे नौजवान नेता, तमाम लोग वहां बंद थे। एक एक दिन कार्यकर्ताओं का आना, बहनें, माताएं, परिवार के लोग, और मुझे रिहा कराने के लिए कई आंदोलन भी हुए। अपनी मेहनत की कमाई से हमारे लोगों ने आंदोलन किए। जब मैंने भूख हड़ताल शुरू की तो उस समर्थन में बहुत सारे गांव में भूख हड़ताल शुरू की गई। आज मैं इस अवसर पे उन सभी साथियों को, चाहे आज वो हमारे साथ हैं या नहीं है, या वो साथी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस आंदोलन में मदद की, मैं उन सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। और आज तक का जितना भी पहचान संघर्ष बन पाया, मैं इसका पूरा श्रेय उन सभी साथियों को देता हूं कि आपकी मेहनत से, आपके संघर्ष से भीम आर्मी को एक पहचान मिली, पूरी दुनिया में भीम आर्मी ने नाम कमाया। ये आंदोलन अभी अधूरा है। इससे जिस लक्ष्य के लिए इस आंदोलन को तय किया गया था, भीम आर्मी भारत एकता मिशन को, वो पूरा नहीं हुआ। देश के बहुजन समाज के लोगों में एकता नहीं बनी। एजुकेशन का जो काम हमने शुरू किया था स्कूल खोलने का, वो काफी बड़े पैमाने पे हम लोग सफल हो पाए, क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब हमारे लोगों ने एजुकेशन लेनी शुरू की और हमने देखा कि बुनियादी रूप से तब सभी सरकारों ने मिड डे मील और तमाम तरह की योजना चला के हमारे लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास कर लिया है। महंगी पढ़ाई, महंगे स्कूल और एक तरफ प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई खत्म कर दी गई। तो जो भीम आर्मी के लीडरान द्वारा जो तय किया गया कि स्कूल, कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, वो बड़े पैमाने पर खुले। मैं आज भी आपसे उम्मीद करता हूं कि उस काम को जारी रखिए। ये हमारा पहला काम था। दूसरा काम था हमें
जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें रास्ता दिखा के गए 22 प्रतिज्ञाओं में और तमाम तरह से भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 51 में जो मूल कर्तव्य हैं उसमें, कि हमें अंधविश्वास, पाखंडवाद जिसके शिकार हम लोग होते हैं, तमाम तरह के वो त्यौहार जिनके नाम पे हमारे लोगों का शोषण किया जाता है, उनसे दूरी बनानी चाहिए। और आज भी भीम आर्मी के लोग उस काम कर रहे हैं। मैं भीम आर्मी के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, पूरे देश में और दुनिया में जो भीम आर्मी के समर्थक साथी हैं, आज नेपाल से भी भीम आर्मी से जुड़ने के लिए लोग आए थे। अब नेपाल में भी भीम आर्मी का काम शुरू होगा, जल्द ही जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। अम्बेडकरवादी आंदोलन पूरी दुनिया में, बस वहां शोषित लोगों के नाम बदलते हैं, उनके रंग बदलते हैं, उनके कद बदलते हैं, उनकी भाषा बदलती है, लेकिन ये एक ऐसा समय है जहां हिटलर शाही हावी पूरे देश में, भारत के अंदर और दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही। मैं आपसे यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ साथी अभी कहते हैं कि जब तक भीम आर्मी थी हमारा पूरा समर्थन था, लेकिन जब से पार्टी बनाई हमारा समर्थन कम हो गया। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिन दलों ने हमें तब भी स्वीकार नहीं किया, तब भी हमें एजेंट और पता नहीं तमाम तरह की बातें कह के हमसे दूरी बनाई, वो आज भी दूरी बनाए हुए। उन्होंने कभी हमें स्वीकार नहीं किया, इसके गवाह आप खुद हैं। कभी किसी पार्टी ने जिसके लिए आपने खून पसीना दिया, जिसके लिए आपने संघर्ष किया, जिसको वोट दिया, कभी उसने आपका समर्थन एक दिन किया हो? आजाद समाज पार्टी बनाने से पहले कुछ गलतफहमी आपको दूर करनी चाहिए। कभी उस दल के एक नेता ने आपके लिए ये नहीं कहा कि नहीं भीम आर्मी अच्छा काम कर रही है, भीम आर्मी के लोग संघर्ष कर रहे हैं, नौजवान बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? तो ये चीजें अब खोखली हो चुकी है। मैं समझता हूं कि भीम आर्मी के साथियों से मैं निवेदन करता हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, जैसे मैं बाबा साहब के लिए कहता हूं कि आप थे तो हम हैं, लेकिन मैं तो आपसे भी कह रहा हूं, आप हैं तो हम हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो आपकी वजह से। और मैं समझता हूं कि अभी आंदोलन जिस दृढ़ संकल्प के साथ, जिस उद्देश्य के लिए चलाया था, वो पूरा नहीं हुआ। तो आप लोगों को गांव-गांव में स्कूल, छोटे छोटे स्कूल खोलने चाहिए। एजुकेशन की महत्ता को लोगों को समझाना चाहिए। जैसे हम वोट की वैल्यू को समझाते हैं, ऐसे एजुकेशन क्यों जरूरी है, इस बात को समझाना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट करता हूं, आज महत्वपूर्ण दिन कि जिस तरह सरकार निजीकरण कर रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार का मुख्य उद्देश्य निजीकरण करके सरकारी नौकरियों को खत्म करना है। सरकारी नौकरियां खत्म, रिजर्वेशन खत्म। इस पे अपर कास्ट के लोग कभी कभी खुश होते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अब तो आपके पास भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण है। आपको पता लग गया होगा कितने जो है इनकी आरक्षण की वजह से कितने आपके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, और कितने अयोग्य लोग जो है नौकरियों पर जा रहे हैं। अरे सर, ये सिर्फ आपके गलतफहमियां, इसको दूर कीजिए। रिप्रेजेंटेशन है कि किस समाज की कितनी भागीदारी सिस्टम में है, क्योंकि जब एक जैसी विचारधारा के लोग कहीं बैठ जाएंगे तो उससे विपरीत विचारधारा के लोगों का शोषण ही होगा, चाहे उनको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण की व्यवस्था की गई कि हर वर्ग की, जो प्रदेश और देश में रहने वाले हर वर्ग के लोग की हिस्सेदारी हो, जो उनके साथ अन्याय ना, उनके लिए नीतियां बने, उनको आगे बढ़ने के रास्ते मिले, उस समाज का सामाजिक आर्थिक विकास हो। तो जिस तरह से सरकार निजीकरण का मुख्य उद्देश्य, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनके आरएसएस के नेता ये कहते थे कि हम आरक्षण को इतना निष्क्रिय कर देंगे कि इसका रहते भी कोई फायदा नहीं होगा। आज उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। जब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे तो सरकारी नौकरी कहाँ रहेगी, और जब सरकारी नौकरी रहेगी तो आपको आरक्षण व्यवस्था के थ्रू आपको कौन नौकरी देगा? फिर वास्तविक हालात हो जाएंगे। अगर आज आरक्षण के बिना, सरकारी डिपार्टमेंट के बिना अगर आपको किसी महकमे को देखना है तो हम पे है। ये सफाई कर्मचारी व्यवस्था आप देख लीजिए कि क्या मिलता है उसमें और कितनी तनख्वाह मिलती है, कितना काम करना पड़ता है। निजीकरण गुलामी। जब भी आप छुट्टी मांगोगे तो प्राइवेट सेक्टर वाला कहेगा कि चलिए घर जाइए। आप कहोगे मेरी बहन बीमार है, दवाई के मुझे इलाज के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो वो कहेंगे घर जाइए। आपके बाद बहुत लोगों की लाइन लगी हुई है। आप कहेंगे मेरी बहन की शादी समय चाहिए, नहीं मिलेगा। माँ बीमार है, नहीं मिलेगा। पिता बीमार है, नहीं मिलेगा। कहीं परिवार के साथ और किसी उसमें जाना, नहीं मिलेगा। आप डिप्रेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ काम चाहिए। प्राइवेट सेक्टर है, वहां कोई जवाब दे नहीं। मैं सचेत कर रहा हूं पूरे देश में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों को कि इस देश के दलित पिछड़े वर्ग के लोग को गुलाम बनाने की साजिश आरक्षण व्यवस्था है। और मैं मिला था नेपाल के लोगों से, वो हिंदू राष्ट्र था, लेकिन उनको भी समझ आया कि हिंदू राष्ट्र बनने से कुछ नहीं हुआ। उनकी तरक्की के रास्ते रुके और एक वर्ग का कब्जा उस पर बना रहा।
शोषण हुआ, इस वजह से उन्होंने डेमोक्रेटिक वे को अपनाया और वहां पर संविधान दिया नेपाल में। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तमाम तरह की चीजें, ये सब चीजों का एकमात्र उद्देश्य ये है कि दलित पिछड़े वर्ग के लोगों में जो सामाजिक आर्थिक उन्नति उनकी बनी है, राजनीतिक चेतना जो उनके अंदर आई है, वो हिस्सेदारी की लड़ाई जो लड़ने लगे हैं, तो जब भी वो हकदारी की बात करें तो उनको धर्म की चाशनी चटा के उनको घर बिठा दो। इसलिए सारे सिस्टम पे काबिज 80% आबादी, जिसको ये तथाकथित हिंदू कहते हैं, उनको कहा जाता है कि वो खतरे में। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भीम आर्मी के साथियों से कि पढ़ाने का पढ़ने का काम बंद ना करें। मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं, मैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी वर्करों से, हमारे लीडरान से अपील करता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं से, कि बाबा साहब ने भी कहा था ना, मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं, मैं किताबों में हूं। तो बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ें, ज्योतिबा फूले के लिटरेचर को पढ़ें, जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्नाय कपूर ठाकुर के लिटरेचर को पढ़ें, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर को पढ़ें, नारायण गुरु को पढ़ें। हमारे महापुरुषों ने कहा एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। हम तो उस बात को समझते हैं, उसकी महत्ता को समझते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार आपको इसलिए दिलाया था कि वोट की ताकत से लोकतंत्र है, जिसके पास ज्यादा वोट होगा उसका राज आ जाएगा। उन्होंने इसके साथ ये बात कही, एडल्ट फ्रेंचाइजी के साथ इन्होंने वयस्क मताधिकार का दिलाने के साथ इन्होंने, बाबा साहब ने बात कही कोर्ट की, कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है। आज के बाद राजा जो है वो आपकी वोट से तैयार होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। तो मैंने पहले भी कहा कि अब जो लड़ाई है ना, सीधे तौर पे ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम से वोट की चोरी नहीं होने दी जाएगी। क्योंकि जो ये नेता लोग हैं ना, जो आप सम्मेलन वगैरह करा रहे हैं, बाद में जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम को के पास टीकरा फोड़ के फिर घर बैठ जाएंगे। बाद में कहेंगे ईवीएम से हरा दिया गया, लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे। तो हम लोग ईवीएम के खिलाफ भी लड़ेंगे, हम पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना के लिए भी लड़ेंगे। अब मैं 19 तारीख में शामिल हूंगा सरदार सेना के प्रोग्राम में, अंबेडकर नगर, वहां की यूनिट के लोगों को मैं यही के माध्यम से बता दे रहा हूं, बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा बता दिया जाएगा। अंबेडकर नगर जो पिछड़े वर्ग के हमारे सरदार सेना के जो लोग हैं, वो साथी जो हैं, वो पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए वो एक रैली निकाल रहे हैं, मैं उसमें शामिल हूंगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इसलिए हैं कि आपने हमें बनाया, मगर इस समाज को हम सही रास्ता दिखा सकें। तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ जिसकी मुझे तकलीफ थी, और ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अंबेडकरवाद गुलामी नहीं है, एक आग जो गुलामी स्वीकार नहीं करने देती, जो गलत अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करती, जो स्वाभिमान से समझौता नहीं करती। मैंने क्या क्या झेला जेल में, ये तो मैं जानता हूं, या वो लोग जानते हैं जो मेरे साथ जेल में थे। एक दिन मैंने ये सोच के तय किया था कि जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा बाहर जाकर काम करने का, तो हम लोग इतिहास रचेंगे, ऐसा इतिहास रचेंगे कि ऐसा काम करके जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगे। हमसे बाबा साहब नाराज नहीं होंगे, हमसे काशीराम साहब नाराज नहीं होंगे, हमसे मानव दीनबंधु वाल्मीकि नाराज नहीं होंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि जैसे बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को कहा था ना आगरा में, कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और उन्होंने कहा था मैं इस कारवा को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आया हूँ, अगर आप इसको आगे नहीं ले जा सकते उसको पीछे मत जाने देना। तो हमसे बाबा साहब का जो कर्ज हमारे ऊपर है, जो हमारे रहबरों का, महापुरुषों कर्ज हमारे ऊपर है, वो हमसे नाराज नहीं होंगे। क्योंकि हम अपने जीवन का एक एक मिनट जो है, जितना हो सके उतना उस आंदोलन को दे रहे हैं, उस आंदोलन को जिंदा रखे हुए। हमने घुटने नहीं टेके कभी। ये लड़ाई 15 बनाम 85 की है, और 85% बहुजन समाज इस देश में राज करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा, काशीराम साहब का सपना पूरा होगा। लेकिन एक सामाजिक अपील आप तमाम लोगों से, स्पेशली दलित वर्ग के लोगों से, कि हमारे यहाँ एक कार्य होता है कि अगर परिवार में किसी की डेथ हो जाए, जैसे पिताजी की, माँ की, दादाजी की, दादी, तो उनकी एक रस्म है कि 13वीं होती है उनकी। पहले ये बड़ी जाति के, बड़ी जो अमीर लोग थे वो लोग किया करते थे, या बड़ी जाति के लोगों में होता है, जिनको तथाकथित बड़ी जाति कहा जाता है, वो लोग करते थे। आज हमारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और बुरा ये है कि करते क्या है, पहले जब डेथ होती है उस दिन जाते हैं, फिर 3 दिन बाद तीजा होता है तब जाते हैं, फिर 13वीं होती है तब जाते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि मृत्यु भोज पे पाबंदी लगनी चाहिए। और ये आप अगर ये सोचेंगे कि चलिए कोई और बंद करेगा, तो मैं समझता हूं, आपका भाई होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं, और मैं कोई गलत अपील नहीं करता हूं, समाज को ये बुराइयां छोड़नी चाहिए। एक तो किसी के घर में डेथ होगी, उनका परिवार का, उनका चाहने वाला व्यक्ति चला गया, फिर समाज का ये प्रेशर कि वो लोग उसकी अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन बाद या 3 दिन बाद खाना करें और ये सब चीजें करें, और एक बड़ी भीड़ जाए,
तो हमारी गुलामी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, तमाम तरह के जो पाखंडवाद को हमने स्वीकार किया हुआ है। जितना पैसा हम पूरे साल में बचाते हैं वही पैसा हम तमाम तरह के झूठे और पाखंडवादी त्यौहार पे खर्च कर देते हैं, और फिर हमारी हालत वही बन रहती है। फिर बच्चे को अगर बीमार हो जाए तो उधार लो, बेटी की शादी करनी उधार लो, मकान का किराया चुकाना उधार लो, कोई और सामान लेना उधार लो, मेहमान आ जाए तो उधार लो, और अगर ऐसा भी कोई काम करना है 13वीं टाइप का उसमें भी उधार लो, फिर वो साहूकार का उधार उतारते रहो। हमारी गरीबी का एक मुख्य कारण ये भी कि हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं। हमारे सभी रहबरों ने, चाहे वो सदगुरु रविदास जी महाराज, उन सब लोगों ने कहा, आप सबकी प्रायोरिटी यही थी कि अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ा जाए। सदगुरु रविदास जी महाराज के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि यूएनओ के चार्टर में है, ऐसा चाहूं राज में जो बिले सबन नुअन, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जिसमें कोई गम ना हो, भय ना हो, लूटपाट ना हो, कोई चोरी चकारी ना हो, किसी को कपड़े की, किसी को रोटी, किसी तरह की समस्या, सबके सर पे छत हो, प्रेम भाईचारा बने। ऐसा राज जो संविधान में लिखे गए, जो बेगमपुरा राज जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा, सबको बराबरी के अधिकार दिए, भाईचारा बनाया। और वो ये भी कहता है, मैं पंजाब जाता हूं तो वहां ये बहुत बार कहा जाता है, सत्संगत मिल रही है माधु जैसे मधुमक्खीरा, कि ऐसे मिलकर रहना जैसे मधुमक्खी रहती हैं, कि अगर एक पे कोई हमला कर दे तो पूरा झुंड उनकी तरफ चल पड़ता है, ताकत बने में, लेकिन एकजुट तो नहीं होते। मेरा तो प्रयास रहता है सभी संगठनों से बात करके उनको एकजुट करने का, कि वो लोग एकजुट हो जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं वास्तविक मुद्दे पर दोबारा आता हूं। भीम आर्मी के लोगों से, आजाद समाज पार्टी के लोगों से, देखो तमाम लोग बंद कर रहे हैं। जाट समाज ने बंद कर दिया, गुर्जर समाज ने बंद कर दिया, सैनी समाज ने बंद कर दिया, पटेल कुशवाहा समाज ने, मौर्य समाज ने, प्रजापति पाल समाज ने, ये जो बहुजन समाज है इन लोगों ने कर दिया। अब तो उच्च जाति के लोग जो खुद तथाकथित है वो भी उनको बंद कर रहे हैं, वो भी इसको गलत मान रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नौजवान साथियों से मेरी अपील है कि ये मृत्यु भोज को आप अस्वीकार करें, इसको त्यागें। मेरी तो बहुत सारी अपील है आपसे, दहेज और तमाम तरह की चीजें इनको बंद करें। समाज में अव्यवस्था फैल रही है। हम लोग वो सीख रहे हैं जो दूसरे लोगों का काम था, जिसके परिणाम अंत बुरे होते हैं, जबकि हमें वो सीखना है जो हमारे रहबर लिख कर गए, बता कर गए। मैं आपसे अपील करता हूं, एक ही दिन जाया करें जिस दिन डेथ हो, और खाली दुख का समय पानी पी के चले आया करें। तीसरे दिन बाद तीजा करने की, और फिर 13 दिन बाद 13वीं करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कुछ ऐसा आपको इस तरह का आपने कुछ किया भी है तो उसमें विचार गोष्ठी किया कीजिए। समाज की तरक्की के रास्ते कैसे खुलें, एक दूसरे के दुख सुख जानने का मौका मिले, जो परेशानियां, जो बुनियादी रूप से परेशानियां हमारे सामने, उन पर चर्चा हो। समाज में सामाजिक चेतना बढ़े, राजनीतिक चेतना, आर्थिक चेतना बढ़े। हम लोग तरक्की के रास्ते पे कैसे आए, परिवर्तन कैसे हो, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और फिर हमारे लोग वहां खूब शराब पीते हैं, तो एक तो व्यक्ति चला गया, ये नुकसान, फिर आर्थिक नुकसान, फिर जो लोग आ रहे हैं वो 10-10, हमारे यहाँ तो बड़ा वो है देहात क्षेत्र में कि 10-10 महिलाएं आती है एक गांव से। मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं, तो आप क्या उसको जिंदा कर देंगे जो चला गया है जाके? तो फिर ये क्यों? इसको रोकिए, एक आदमी जाए कीजिए, दूसरे, और अगर कोई जाता भी है तो वो जो, और एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, जैसे किसी की डेथ होती तो हम लोग लेके जाते हैं एक कपड़ा जिसको कफन कहा जाता है, और वो उनके ऊपर हो गया, बाद में क्या होता है उस कपड़े का एक बड़ा ढेर लग जाता है। देखिए मेरा काम जो है ना, राजनीति से ज्यादा मेरी राजनीति यही है कि मैं समाज को सही दिशा दिखाऊं। तो वो कपड़ा मैंने और अध्यक्ष जी, हमने एक दिन साथ थे और हमने इस पर चर्चा की अपने सभी साथियों से कि वो कपड़ा क्या होता है, बाद में वो कपड़ा जला दिया जाता है। तो जब पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं दे सकती, तो मैं वास्तविक उस पर ले जा रहा हूं। क्यों कपड़ा क्यों ले जाते हैं आप लोग? अगर आपको कुछ करना ही है तो जो 100-200 रुपए कपड़ा आप लेके जाते हैं, जो फिर जलता ये खराब होता है, उसको उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, उनको दे दें आप। उनकी तरक्की, उनके लिए कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। लेकिन वो इतना कपड़ा ले जाना, 100-200 कपड़े और ले जाके, और फिर बाद में वो उनके ऊपर रख देना, और बाद में वो उसको सिर्फ जला देना, इससे आपका क्या फायदा हो रहा? जो जिनकी दुकान है उनका तो बिक रहा है कपड़ा, लेकिन आपका क्या फायदा हो रहा है? और वो क्या अपने साथ ले जा रहे हैं? यहाँ तो जैसे आदमी आता है वैसे चला जाता है। तो मेरी आपसे 2 अपील इंपॉर्टेंट है। पहली, जब आप किसी के यहाँ जाएं तो जो आपसे बन पड़े उस परिवार की मदद कर दें, इससे आर्थिक संसाधन, आर्थिक उनको सहायता होगी। किसी को कोई कपड़ा ना ले जाएं, बिल्कुल ना ले जाएं। सेकंड, ये मृत्यु भोज को त्यागें, इस पर चर्चाएं करें, गांव-गांव मीटिंग करें, उनसे बताएं सब चीजें। ये आर्थिक नुकसान अपने लोगों का ना करें। वैसे ही सरकार ने रोजगार नहीं दिया है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तमाम तरह की परेशानियां। तो मेरी आपसे ये निवेदन कि दूसरे लोगों से सीख लें, कम खर्चे पे सब चीजें करें, शादी ब्याह भी और इस तरह की चीजें भी।
ये तमाम तरह का गलत जो है दबाव ना बनाया जाए समाज की, और ये नाक का सवाल बना के किसी को कर्जे में ना डुबाया जाए। ऐसी सलाह किसी को ना दें आप कि नहीं इज्जत का मामला और ये और वो। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ प्रिय साथियों, हमारा काम समाज को नई राह दिखाने का है, समाज को आगे बढ़ाने का है, तरक्की के रास्ते पे ले जाने का है, पीछे अंधविश्वास गुलामी में ले जाने का नहीं है। और एक और कड़वी बात, अगर आप मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि उसके बाद एक और प्रथा है कि जिनकी डेथ हो जाती है उस महिला को ले जाया जाता है जंगल में, और उसके वहाँ जो है ना वो उनको बाहर निला विला के लाया जाता। मैं आपसे अपील करता हूँ प्रिय, मेरी बहुत विनम्र निवेदन है, हमारे महापुरुषों ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। इन सब कुरीतियों को त्यागिए, जो कुछ करना है अपने घर में कीजिए। ये अपमान है, माँ बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, और ये क्या है? अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, आप रैदासवादी हैं, आप कबीरवादी हैं, नानकवादी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये अंधविश्वास ही तो है कि आप जंगल ले जा रहे हैं। ये क्या है? भीम आर्मी इसीलिए तैयार की गई थी कि वो गांव गांव जाके अपने बहुजन समाज के लोगों से कुरीतिया पाखंडवाद को खत्म कराएं, लोगों को समझाएं। इसलिए नहीं की गई थी। लेकिन ये तो उस दिन की एक घटना ने मेरा पूरा दिमाग हिला दिया कि भाई पहले इतना आर्थिक नुकसान कि जा रहे हैं कपड़ा वपड़ा लेके और फिर वो कपड़ा खराब हो जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरा उनसे तीजा तेरहवीं और ये सब चीज़ें, और फिर वो महिला जो हमारे परिवार की जिसको हम सम्मान से देखते हैं, जिसके लिए हम तमाम तरह से सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, उसको जंगल भेजेंगे कि जाइए वहाँ कपड़े वपड़े नहा के आइए चेंज करके। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप मुझ में विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब और अपने महापुरुषों के अंदर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये तमाम तरह कुरीतियों को त्यागिए। रेप में जब रेप होता है ना तो बच्चों की गलतियां नहीं होती है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि महिलाओं ने छोटे कपड़े पहने इसलिए रेप हुआ, रेप इसलिए होता है कि आपके यहाँ गंदगी भरी हुई है, आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, गुलाम। महिलाओं की गलती से रेप नहीं होते हैं, 6 साल की बच्ची के कपड़ों से रेप नहीं होते हैं, ये दरिंदगी ये यहाँ घुसी होती है, इससे रेप होते हैं। ये जो महिलाओं को 2वें दर्जे का नागरिक और सिर्फ जो है ना अपनी स्वार्थ की पूरा करने की सामान जो आप लोगों ने समझा, इसकी वजह से होता है। हम सबके घर में बहन बेटियां हैं। मैं अभी बात कर रहा था, एक मामला हुआ है बिजनौर में, मैं उनके परिवार से बात कर रहा था कल। एक मामला हुआ है महाराष्ट्र में उसमें साकानाकी में, मैंने आज उनसे भी आई से भी बात की। ये जो रेप हत्या पूरे देश में होती हैं, तो ये करने वाले लोगों की गलती है, वो अपराधी हैं। और सहना उस बच्ची को पड़ता है जिसके साथ होता है, उसको लोग गलत निगाह से देखते हैं। वो उसको समाज में आंख झुका के चलना चाहिए, जलना उसे चाहिए जिसने ये दरिंदगी की है। क्योंकि सबके घर में बहन बेटियां, मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि एक नई सोच के साथ, बहन बेटियों माताओं के सम्मान के साथ देश में रहने वाली प्रत्येक महिला, किसी जाति धर्म की, उसके सम्मान की रक्षा करना ही एक पुरुष का दायित्व है, कर्तव्य है। लेकिन ये भेड़िए कौन है जो ये सब चीजें कर रहे हैं? तो ये भी ऐसे ही मानसिक बीमारी से ग्रसित लोग हैं। मेरा आपसे निवेदन है, कुरीतियों को त्यागे। आज मैं लगभग 16 महीने बाद अपने परिवार के बीच पहुंचा था, अपने समाज के बीच पहुंचा था। मैंने भी खुली हवा में सांस ली थी। 16 महीने तन्हाई में बंद रहा, तमाम तरह की मानसिक और परेशानियां झेली। जब जेल गया था उससे पहले कोई बीमारी नहीं थी, जेल में रहते तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हुआ, लेकिन संघर्ष आज भी जारी है। विश्वास कीजिए, जेलों तो उसके बाद मैंने तिहाड़ भी काटी है 2-2 बार। जब दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ दिया गया तो हम 66 दिन जेल में रहे थे। नहीं चुके हम लोग, हमने जीती वो लड़ाई। और जब CNPR NRC में देश में मुसलमान भाइयों के खिलाफ एक माहौल बना जा रहा था, कोई साथ नहीं छोड़ा, तब हम जमा मस्जिद से हमें अरेस्ट किया गया और तब लगभग 27 दिन में जेल में रहा। इनसे फर्क नहीं पड़ता ये आंदोलन। मैं तो जिनको नेता मानता हूं, मान्यवर साहब श्री काशीराम, वो तो शराब बंद कराने के लिए, शराब की भट्टिया को बंद कराने बरेली जेल में रहे और पूरे देश में उन्होंने संगठन के लोगों से गिरफ्तारी दिलवाई। हमारा असली उद्देश्य सत्ता नहीं है, सत्ता को साधन बना के हमारे महापुरुषों ने कहा कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है। इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, समता मूलक समाज की स्थापना और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, मगर मैं आपसे मैंने आपसे निवेदन की है, पहली, कपड़ा ना ले जाएं,
दूसरी मृत्यु बहुत त्यागे हैं, और तीसरी नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ अपनी बहन बेटियों को बाहर ना भेजें सर, बिल्कुल ना भेजें। उनके सम्मान की सुरक्षा करें। ये अंधविश्वास पाखंडवाद नहीं होता। मैं तभी तो कहता हूँ, मैं नकार देता हूँ उनको जिनसे आप रोज जो हैं दोनों हाथ फैला के जो है मांगते हैं कि ये दे दीजिए वो दे दीजिए, कि जो अपने द्वारा निर्मित बच्चियों की रक्षा नहीं कर पाते, जो उनके चिल्लाने पे जब उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, दुर्भावना होती है, उनके साथ वो पीड़ित होते हैं, उनका अपमान किया, जो उनकी मदद नहीं कर सकते, वो मुझे नहीं लगता किसी की मदद कर पाएंगे। तो मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25-26 की इजाजत नहीं देता, वो सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन हमारा एक ही धर्म है, वो है इंसानियत। और अगर आपको किसी इंसान के दुख तकलीफ पे, उसको दुख में देख के तकलीफ नहीं हो रही, तो आप भी जानवर से कम नहीं। अगर आपकी संवेदना मर गई है तो आप भी जानवर से कम नहीं। और हाल उत्तर प्रदेश में कहूं तो ये हाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार डेंगू बुखार और वायरल फीवर से नहीं लड़ पा रही है। कोरोना से क्या लड़ेगी और किसी बीमारी से क्या लड़ेगी। अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था फिरोजाबाद महाराजगंज साइड की कि 3-3 बच्चे के बेड पे पड़े हुए हैं। हम पहले जूझे हैं बीमारियों के समय में, पिछले कोरोना काल में, लॉकडाउन में, अब भी सरकार को शर्म नहीं आ रही। बस झूठे विज्ञापन के जरिए जो है बोर्ड लगा लगा के जितना पैसा गरीबों के स्थिति में सुधार के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए खर्च करना चाहिए था, वो पैसा विज्ञापन में बहा रहे हैं। ये पैसा हम लोग की मेहनत की कमाई का पैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप तमाम देश के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को, एक कार्यकर्ता भीम आर्मी का होने के नाते ये इस आंदोलन को, मेरी रिहाई के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपनी बहनों माताओं का, जिन्होंने संघर्ष किया, उन साथियों का जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, और उन साथियों का भी जो आज हमारे साथ नहीं है किन्हीं कारणों से। लेकिन विश्वास कीजिए, ये संकल्प लेके हम लोग निकले, और जब तक अपने गुरुओं, महापुरुषों, रहबरों का सपना, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का कर्ज जो है हम लोग नहीं चुकाएंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अपने जीवन का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पे अपने महापुरुषों का सपना पूरा करके अपने देश को गौरवान्वित करना है, दुनिया में अपने देश का मान बढ़ाना है, अपने प्रदेश का मान बढ़ाना है, अपने प्रदेश में रहने वाले नौजवान भाइयों के लिए, बहनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है, उनके लिए अच्छे इलाज के लिए अस्पतालों की व्यवस्था करनी है, उनके लिए पढ़ाई के लिए स्कूलों की व्यवस्था करनी है, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी है, उनको आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के रास्ते के लिए तमाम तरह से, चाहे बिजनेस या व्यापार या कुछ भी, लोन, तमाम तरह की चीज़ों के अवसर प्रदान करके अब इस देश के, इस प्रदेश के, पहले उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों के जीवन में, और फिर देश के अंदर ये आरएसएस भाजपा के लोगों को सत्ता से बेदखल करके यहाँ बहुजनों का राज स्थापित करना है। तो काशीराम साहब कहते थे कि नोटों वाला हारेगा, वोटों वाला जीतेगा। तो अब ईवीएम और तमाम तरह की जो चोरियां वोटों की जा रही है, उनके खिलाफ भी आंदोलन अब स्टार्ट होगा। आप लोग तैयार हो जाइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, और भीम आर्मी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद। भीम आर्मी के कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद। आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। लेकिन इस आखिरी मौका है इस अपने प्रदेश को बचाने का। कोई नहीं लड़ सकता है, ना कोई लड़ पा रहा है। अगर कोई लड़ रहा है तो वो आप है। अपने संगठन को मजबूत कीजिए। अगले इस महीने में सितंबर के बूथ कमेटी को कंप्लीट कीजिए। मजबूत साथियों को, मेहनती साथियों को, ईमानदार साथियों को चुनाव में लड़ने का मौका दीजिए, उनको जिताइए और उनको आगे बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश में ये अन्याय अत्याचार पर आधारित झूठी जो है सरकार को, निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार को, जिन्होंने अत्याचार शिक्षक भर्ती में हमारे 20,000 पद छीन लिए, दलित पिछड़े वर्ग के हक अधिकारों छीनने वाली, और तमाम तरह से व्यापारियों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, सब लोगों को पीड़ित करने वाली, महिलाओं के जिस सरकार में सुरक्षा ना हो पा रही, बच्चों की सुरक्षा ना हो पा रही, सरकार को बेदखल, सत्ता से बेदखल करने का काम कीजिए।